we are going to discuss the very important topic hydrocarbons, which is from the UHS topic 2 organic chemistry. So let's move towards the lecture. Well dear students, सबसे पहले लेक्चर के स्टार्ट में हम जानते हैं कि आज के लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि MD-CAT से एसोसिएटेड हैं. आपके सामने स्लाइड है, आप देख सकते हैं, वहां पे मैंने सिलेबस को हाईलाइट किया है. आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक 2 जो है हाइड्रोकार्बन्स का. इसके कॉन्टेंट्स में अल्केन्स की बात की गई है, कंबस्टन की बात की गई है, द मैकेनिज्म ऑफ द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन द अल्केन्स उसकी बात की गई है आपके सामने है, जिसमें हम एम्फसाइज करेंगे इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द रिएक्शन पर. उसके बाद बात की गई है केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन्स की, जिसमें हम अल्कीन्स की प्रिपरेशंस भी देखेंगे और अल्कीन्स के रिएक्शंस भी देखेंगे इन डिटेल, और वो तमाम डाटा देखेंगे कि जो इससे रिलेटेड है और MD-CAT में पूछा जाता है. फिर आज ही के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स में बेंजीन्स के हवाले से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हवाले से, जिसमें बेंजीन को अंडर डिस्कशन लाएंगे. और उससे जो रिलेटेड टॉपिक है आप देख सकते हैं, आपके सामने बात की गई है स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन की. उसके बाद उसमें हम एम्फसाइज करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है, वो आपके सामने आएगी, आपके सामने लिखा गया है. उसके बाद हम बात करेंगे वो तमाम रिएक्शंस, हैलोजिनेशन वगैरह, जिसकी डिटेल आएगी. सो दैट वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक जो आज हमने पढ़ना है. बिस्मिल्लाह करते हैं. सबसे पहले आगाज करते हैं. आप व्हाइट बोर्ड पे देखें, आप देख सकते हैं मैंने लेक्चर का आगाज किया है अल्केन्स से. बट डियर स्टूडेंट्स, MD-CAT में सिर्फ नाम लिखा जाता है और इससे रिलेटेड हार्ड डाटा जो MD-CAT में है वो हम डिस्कस करेंगे. आप मेरे वर्ड सुनेंगे और बाद में हम MCQs की प्रैक्टिस भी करेंगे. वॉच अप. अल्केन्स द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है. यू आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट दैट. सैचुरेटेड मीन के इनमें कोई डबल बॉन्ड, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता. प्योर हाइड्रोकार्बन्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, और इनमें सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि अल्केन्स में जो कार्बन्स हैं दे आर sp3 हिब्रिडाइज्ड. और sp3 हिब्रिडाइजेशन से मुराद एक MCQ ये भी पूछा जा सकता है, 25% इसमें S कैरेक्टर होता है, और S कैरेक्टर स्टैंड फॉर द आयनिक कैरेक्टर, इसमें 25% आयनिक कैरेक्टर भी होता है. ये तमाम वर्डिक्ट्स हैं जो MD-CAT में मुख्तलिफ अंदाज से डिस्कस किए जाते हैं. सो ब्रीफ इंट्रो. पैराफिन्स मतलब लीस्ट रिएक्टिव, ये कुछ पॉइंट्स मैंने एलाबोरेट कर दिए हैं. आई नो दैट यू नो, बट दिस इज इंपॉर्टेंट. इन अ डिफरेंट वे यू विल आंसर द MD-CAT क्वेश्चंस. सबसे पहले देखें, मैंने कहा उसमें कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, sp3 हिब्रिडाइजेशन है, बात हो गई. लीस्ट रिएक्टिव है, पैराफिन्स का मतलब लीस्ट रिएक्टिव है, और लीस्ट रिएक्टिविटी की वजह क्या है, ये दो पॉइंट्स MD-CAT के MCQ में पूछे जाएंगे. क्यों लीस्ट रिएक्टिव है? ड्यू टू द नॉन पोलर नेचर. क्यों नॉन पोलर नेचर होती है? सर, कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है. अच्छा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.1, कार्बन की 2.5, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस 0.5 से कम है, दैट इज 0.4. ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर नेचर है, पोलैरिटी नहीं होती. दूसरा, इसमें सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है. सिग्मा बॉन्ड में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो न्यूक्लियर के दरमियान इंटैक्ट होते हैं, दे आर नॉट सो फ्री टू रिएक्ट. और इन दोनों रीजंस की वजह से, नॉन पोलर नेचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा सिग्मा बॉन्ड की इनर्टनेस की वजह से, अल्केन्स आर द लीस्ट रिएक्टिव. जनरल बात है, अभी हम इनकी बात करेंगे. कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से भी क्वेश्चन किया जाता है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया है. MD-CAT में क्वेश्चन आ जाए तो यू मस्ट बी एबल टू आंसर दैट, और क्वेश्चंस आए हुए हैं. हम जानते हैं C1 से C4 अल्केन्स में केमिस्ट्री मीथेन से स्टार्ट हो जाती है, ऑफ कोर्स सिंगल कार्बन से स्टार्ट हो जाती है. अल्कीन्स और अल्काइंस में C2 इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इथीन एंड इथाइन. गॉट इट? बहरहाल यहाँ पे C1 से C4 गैसेस हैं, C5 से C17 तक लिक्विड्स हैं, और उससे आगे C18 से ऑनवर्ड दे ऑल आर द सॉलिड्स. MCQs हैं, पॉइंट याद रखिएगा. फिर उसके बाद जनरल इंट्रोडक्शन में बात करते हैं. नॉन पोलर नेचर है, हम जान चुके हैं. नॉन पोलर में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं. इनमें जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं वो वैन डर वाल्स फोर्स की तीसरी टाइप, द थर्ड टाइप, जिन्हें हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं. याद है ना, वो फोर्सेस जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं, दे आर द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, वो इनमें पाई जाती हैं, और वो वीक फोर्सेस होती हैं. इस वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इतने हाई नहीं होते. गॉट इट? ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन. अब MD-CAT के सिलेबस में उसने डायरेक्ट जो बात की है वो रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स की है, तो मैं उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आता हूं, और वो पॉइंट्स जो कि उसने पेपर्स में पूछे हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूं, और जो उसने सिलेबस में दिया है. फॉर एग्जांपल, सबसे पहले कंबस्टन. भाई हम जानते हैं अल्केन्स आर द लीस्ट एक्टिव, बट हाइड्रोकार्बन्स तो हैं. जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे आर फ्लेमेबल, दे कैन बी बर्न्ड, इनको जलाया जाता है. और हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स यानी कंपाउंड, अल्केन्स की बात करना, सिर्फ कार्बन है
और हाइड्रोजन है, when they are going to be burnt in the air in the excess or the limited supply of oxygen, they are going to generate different products. I am focusing on the words. Now listen my words. Simple phenomenon आप जानते हैं, ये भी मीथेन की बर्निंग मैं कर रहा हूं, यहाँ पे भी मैं मीथेन की बर्निंग कर रहा हूं, यहाँ पे एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा, और ऑफ कोर्स साथ में एनर्जी रिलीज होगी। जैसे आप जानते हैं -891 किलोजूल्स पर मोल मीथेन की बर्निंग से आता है, एक्सेस सप्लाई में CO2 बनता है, वाटर बनता है। सिंपल रिएक्शन है। अभी मैं एक एक्सप्लेनेशन करूंगा कि इसमें से एमडीकैट में कैसे क्वेश्चन आ सकता है। सुने, वो आपसे पूछ सकता है कि एक खास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का अल्केन्स है, उसको मैं बर्न कर रहा हूं, बताओ कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे। मींस आर यू गोइंग टू बैलेंस द इक्वेशन? यस, यू आर गोइंग टू बैलेंस द इक्वेशन। हाउ? इन अ लिमिटेड टाइम। सो लिसन अ ट्रिक फॉर यू पीपल। भाई मेरे पास जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, और अल्केन में जितने हाइड्रोजन होंगे उसका हाफ मोल वाटर बनेगा। वेरी सिंपल आपके सामने है। इफ यू आर गोइंग टू बर्न अल्केन्स एंड इफ समवन आस्क, लेट्स सपोज वो कहता है डीकेन C10 H22 को बर्न करता हूं, कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे? क्या आप कहेंगे C10 10 कार्बन डाइऑक्साइड के मोल बनेंगे, और H22 तो 11 मेरे पास उसके हाफ में आ जाते हैं ना, वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा एमडीकैट चल रहा है और एमडीकैट में आपको इन चीजों पे फोकस करना है। फिर आप देखते हैं आपके सामने लिमिटेड सप्लाई में। अच्छा, लिमिटेड सप्लाई में हम जानते हैं जहां पे इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती। आपने एमडीकैट में इस बात को ज़हन में रखना है। इसकी बेस, इस इंफॉर्मेशन की बेस, आई नो दैट यू नो देयर विल बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो प्रोड्यूस्ड, बट इन एमडीकैट ही विल आस्क अ क्वेश्चन, और उसने एक क्वेश्चन भी किया हुआ है। वो कहता है मुझे बताएं कि इनकम्प्लीट कंबस्शन में व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट प्रोड्यूस्ड। तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट प्रोड्यूस्ड। गॉट इट? कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, हाँ, साथ में कार्बन ब्लैक अनबर्न्ड कार्बन बनता है ना। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्डरलेस, कार्बन मोनोऑक्साइड साइलेंट या क्वाइट किलर, क्योंकि ब्लड क्लॉट कर देती है, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बना देता है, ब्लड में जाके स्कारलेट कलर के क्लॉट्स हो जाते हैं, अ पर्सन कैन डाई। कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली पॉइजनस गैस, इसका कलर नहीं होता, लेकिन जहां पे इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रही होती है आप जानते हैं कि वहां पे स्याह रंग का ब्लैक कलर का स्मोक उड़ा होता है। दैट ब्लैक कलर इज नॉट बिकॉज ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड बट दैट इज बिकॉज ऑफ द अनबर्न्ड कार्बन ब्लैक। गॉट इट? तो ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है। डेफिनेटली साथ में एनर्जी तो रिलीज होती ही है और वाटर भी बनता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स। गॉट इट? तो ये कंबस्शन के हवाले से माइनर से डिस्क्रिप्शन। रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स में हमारे पास ये आपके सामने रिएक्शंस आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की। Catalytic oxidation is not specified in the UHS syllabus, but there are the questions asked in the paper. So that's why I'm going to explain that. Listen carefully. हम जानते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होती है किसकी? हाइड्रोकार्बन्स की, यानी हाइड्रोकार्बन्स में ऑक्सीजन ऐड होती है। ओके, मैंने जनरल रिएक्शन और फिनोमेना आपके सामने लिख दिया है। वॉच दिस। अब ये देखें मेरी स्ट्रैटेजी। बट डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में कॉपर 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर चैप्टर 8 में बात क्लियर की गई है, ठीक है, लेकिन आप आगे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं और आप देखते हैं कि अल्केन्स को कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें उसने पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज किया है, सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज किया है, और इसी तरह उसने एक तीसरी टाइप ऑफ कैटलिस्ट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट प्लस H2SO4 यूज किया है। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में किसी अल्केन का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है? वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड। अल्केन्स फर्स्ट ऑक्सीडाइज इनटू द अल्कोहल्स, और रिएक्शन प्रोसीड होता है। नेसेंट ऑक्सीजन बनाते हैं ना, ये एटॉमिक ऑक्सीजन बनाते हैं ना। हम जानते हैं अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव, वो इतनी जल्दी रिएक्शन तो नहीं करेंगे। हाँ, नेसेंट ऑक्सीजन बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्टिंग यूनिट है, वो इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। अल्केन से अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने एल्डिहाइड एंड कीटोन लिखा है, तो भाई अल्कोहल से हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स भी बन सकते हैं। अगर मेरे पास कोई ब्रांच्ड अल्केन आ गया, ऐसा अल्केन जिसमें ब्रांच पे ऑक्सीडेशन हो गई, तो भाई मेरे पास कीटोन्स भी बनते हैं। यस, यू बेटर नो, प्राइमरी अल्कोहल्स आर गोइंग टू जनरेट एल्डिहाइड्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस द कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों बनते हैं। अहम पॉइंट है, याद रखिएगा फॉर यू पीपल। अब चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, जब प्रोसीजर चलता है, ऑक्सीडेशन होती है, द फाइनल प्रोडक्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। आप कहेंगे हमारी बुक में तो मीथेन को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया गया। बिल्कुल सही किया गया। अल्केन्स में सिर्फ मीथेन है जो कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। बाकी तमाम अल्केन्स की जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आपसे एमडीकैट में क्वेश्चन किया जा सकता है
कि अल्केन्स की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन किस पर्पस के लिए यूज होती है, आप कहेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फैटी एसिड, यू नो ओपन चेन एसिड्स, गॉट इट। And when you are going to react the alkanes, हम CnH2n+2 ओपन चेन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, ओपन चेन अल्केन की बात कर रहे हैं, तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें फॉर्म हो जाते हैं। और ये जो मैंने मीथेन के हवाले से स्टेटमेंट बोली है, इसको हाईलाइट कर दिया है कि अल्केन्स में से सिर्फ मीथेन ऐसी अल्केन है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होती है ऑन द बेसिस ऑफ द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब मजीद डिटेल की तरफ चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अल्केन्स के हवाले से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की गई, जो इन्फॉर्मेशन उसने पूछी डिमांड की गई। इस लिमिटेड टाइम में, इस प्रोडक्टिव टाइम में मैंने हाईलाइट किया इन डिटेल हर पॉइंट को जो कि अल्केन के एमडीकैट के क्वेश्चंस में आ सकता है। अब हमने एक रिएक्शन पढ़ा अल्केन का, अभी हम बात करेंगे अल्केन के दूसरे रिएक्शन की जो कि हमारे सिलेबस में, एंड दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। भाई अल्केन्स आर सैचुरेटेड, दे आर नॉन पोलर, they are least reactive, they are not going to react ordinary। अभी हमने कंबस्शन की है, बर्निंग की है, बट हमारे सिलेबस में एक और मैकेनिज्म पूछा गया है और वो अल्केन के रिएक्शंस हैं। अल्केन्स रिएक्शन करते हैं, हमने कंबस्शन कर ली, हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कर ली, अब हम फ्री रेडिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन? भाई अल्केन्स में तमाम कार्बन के बॉन्ड्स फुलफिल्ड हैं, इसका रिएक्शन सिर्फ एक सूरत में होगा कि इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह पे कोई दूसरी चीज लगाई जाए, रिप्लेसमेंट की जाए, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन कई तरह की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, बट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की यहां पे बात होगी। क्यों? नीदर इलेक्ट्रोफाइल नॉर न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज अल्केन्स आर नॉन पोलर, इन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए इस नॉन पोलर नेचर की वजह से अगर इसमें कोई रिएक्शन होगा तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास यूनिट आएगा, दैट इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन आयंस, एक एमसीक्यू। दूसरी बात, फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड इन द रिजल्ट ऑफ द होमोलाइसिस। व्हाट इज होमोलाइसिस? होमो मीन सेम, लाइसिस मीन ब्रेकेज। होमोलिटिक क्लीवेज होती है, आप देखें व्हाइट बोर्ड पे मैंने रिएक्शन लिखा हैलोजेंस के साथ, चूंकि हमारे सिलेबस में ये है, इसकी मैं डिटेल की बात करता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा कि हैलोजेंस आप जानते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है। हमारे पास ये तमाम हैलोजेंस अल्केन से रिएक्शन करती हैं बाय द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। अच्छा, आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव है, फ्लोरीन विगोरस रिएक्शन करती है। रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम हैलोजेंस की डिक्रीज कर रही है ना, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेकिन इस पॉइंट पे एक और बात अपने ज़हन में रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जैसे रिएक्शन कर रहे हैं फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आप अल्काइल हैलाइड्स बना रहे हैं ना, गॉट इट, आप डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड्स बना रहे हैं, हैलोजेंस ऐड हो रहे हैं अल्केन में, गॉट इट, बट अल्काइल आयोडाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली। इसकी क्लैरिटी लेवल्स में दी गई है, इसको मैंने इसलिए फोकस किया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाय दिस मैकेनिज्म। तो यू कैन से दैट हमारे पास प्रोसीजर को थोड़ा चेंज करना पड़ता है क्योंकि स्लो हो जाता है, डायरेक्टली अल्काइल आयोडाइड्स नहीं बनते। बट एफएससी में फोकस करें तो हाँ, हैलोजन सारी रिएक्शन कर रही हैं, आयोडीन लीस्ट रिएक्शन कर रही है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा। तो इस पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया, मस्ट कीप इन माइंड। नंबर 2 में इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, मैं इसको रिलेट करूंगा। मैंने डिफ्यूज्ड सनलाइट का वर्ड बोला है, डायरेक्ट सनलाइट में क्या होता है वो भी मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। अगर मैं डायरेक्ट सनलाइट यूज करूंगा तो मैं डियर स्टूडेंट जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स हम हासिल करते हैं, जो हमारी बुक में डिटेल में लिखा हुआ है, हमारे पास क्लोरोमीथेन बनती है, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन बनती है, जिसे हम पायरिन भी बोलते हैं। ये जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट है उसी सूरत में आएगी अगर हमारे पास डिफ्यूज्ड सनलाइट आएगी, गॉट इट, यानी मोनोक्रोमैटिक लाइट रेडिएशन आएगी, वो होमोलाइसिस करेगी। अगर मैं डायरेक्ट सनलाइट यूज करता हूं माय डियर स्टूडेंट, तो मेरे पास द ओनली प्रोडक्ट विल बी कार्बन ब्लैक एंड HCl। हमारे पास ये जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट है ये नहीं आएगा। और अगर डार्कनेस होगी तो होमोलाइसिस ही नहीं होगा, बॉन्ड क्लीवेज ही नहीं होगी, फ्री रेडिकल्स बनेंगे नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये पॉइंट भी याद रखना है। सो इन चीजों का जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और होमोलिटिक फिशन के नतीजे में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, हेट्रोलिटिक फिशन के नतीजे में आयंस बनते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़हन में रखिएगा, इसको घुमा के वो पूछते हैं एमडीकैट के पेपर्स में। सो होमोलिटिक फिशन हो रही है, फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं, एंड फ्री रेडिकल्स आर मोर रिएक्टिव देन आयंस, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद द सैचुरेटेड लीस्ट रिएक्टिव अल्केन्स। अब देखते हैं वो रिएक्शन क्या प्रोसीजर है। अब देखें, इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज लाइट मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन, ठीक आ गया। स्टेप 1 इनिशिएशन है। व्हाट इज इनिशिएशन? स्टार्ट करना। अच्छा, एमडीकैट में सवाल पता है कैसे आएगा? आप इक्वेशन देखें सिंपल, मैंने क्लोरीन की एग्जांपल दी है, डिफ्यूज सनलाइट ड्रॉप कर रहा हूं, 2 फ्री रेडिकल बन गए, ठीक है। इनिशिएशन आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस दिखाएगा,
ए बी सी ऑप्शन में, गॉट इट, डेल्टा अल्फा बीटा डेल्टा, सब ऑप्शंस में बताएगा और बताएगा रिएक्शन दे के पूछता ये है कि बताओ कौन सा इनिशिएशन है। ट्रिक ये है, आप देखेंगे प्रोडक्ट साइड पे अगर दो फ्री रेडिकल्स हुए तो दैट इज इनिशिएशन। लाइक दिस, हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे दो फ्री रेडिकल बन रहे हैं, दिस इज इनिशिएशन। अगर रिएक्टेंट साइड पे दो फ्री रेडिकल हुए, कोई भी दो फ्री रेडिकल रिएक्टेंट साइड पे हुए तो दैट इज टर्मिनेशन। और दरमियान में फ्री रेडिकल एंड नॉर्मल मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोपेगेशन। रिएक्शन इनिशिएट होता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल अटैक करता है। सिंपलेस्ट एग्जांपल दी है मीथेन की, मार्श गैस, जिसे बायोगैस भी कहते हैं, गॉट इट। तो ये मेरे पास अटैक करता है, ये जो फ्री रेडिकल है ये हाइड्रोजन को लेके HCl बना देता है। इट इज नॉट रिएक्टिंग यूनिट, गॉट इट, ये ज़हन में रखना है। आपको वो ट्रिक करना चाहेगा, दिस इज MDCAT, आई एम फोकसिंग ऑन दीज वर्ड्स, क्लियर है। वो अगर HCl एक रिएक्टेंट साइड पे बना दे और साथ में एक फ्री रेडिकल बना दे, आपसे पूछे क्या ये प्रोपेगेशन, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि HCl फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, गॉट इट, उसको हाइड्रोकार्बन टारगेट ही चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी ज़हन में रखना है। हमारे पास अब प्रोपेगेशन स्टार्ट हो गई है। ये मैंने दो रिएक्शंस लिखे हैं, इसकी डिटेल आप लोग जानते हैं। हमारे पास एक फ्री रेडिकल आएगा, वो दूसरे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, फिर वो दोबारा जो हमारे पास ये फ्री रेडिकल है जो कि कार्बन फ्री रेडिकल बन जाएगा, वो मोलेकुलर क्लोरीन पे अटैक करेगा और यूं एंटागोनिस्टिक पंच रिएक्शन में हमारे पास एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन रिप्लेस होते जाएंगे अनटिल एंड अनलेस वी आर गोइंग टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट के जब हाइड्रोकार्बन की तमाम हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं, गॉट इट। तो आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जिनका मैंने नाम बोला है, जैसे मिथाइल क्लोराइड, जैसे क्लोरोमीथेन को मिथाइल क्लोराइड कहते हैं, ये डाइक्लोरोमीथेन को मिथाइलिन डाइक्लोराइड बोलते हैं, CH2 को मिथाइलिन बोलते हैं। MDCAT का क्वेश्चन है, क्लियर नहीं है FSC में, आपको बता रहा हूं, आप याद रखेंगे। और खाली CH को मिथाइलिडीन बोलते हैं। अगर मीथेन में से एक H निकले तो मिथाइल, मिथाइल में से दो H निकले तो मिथाइलिन, मिथाइल में से तीन H निकल जाए तो मिथाइलिडीन, और चार H निकल जाए तो ऑफ कोर्स सिंपल कार्बन, गॉट इट। ये भी पॉइंट याद रखना है, क्लियर हो गया। अब हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाती है, इनिशिएशन होती है, प्रोपेगेशन होती है, टर्मिनेशन, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। हम अब देखें एक बात, मैंने यहाँ पे डिफ्यूज लाइट लिखी है, लेकिन यहाँ पे मैंने लाइट नहीं लिखी, मैं स्विच ऑफ कर दूंगा लाइट को ताकि तमाम फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन हो जाए, फर्दर होमोलिटिक क्लीवेज ना हो, फर्दर रिएक्शन के प्रोसीजर को प्रोसीड ना किया जाए, तो टर्मिनेशन हो जाती है। हम जहां पे जो डिजायर्ड प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं उस स्टेज के ऊपर हम डिफ्यूज लाइट को बंद कर देते हैं, उसको ऊपर सप्लाई नहीं करते, तो हमारे पास वो टर्मिनेट हो जाता है, रिएक्शन खत्म हो जाता है, फ्री रेडिकल्स कंबाइन हो जाते हैं और जो भी प्रोडक्ट बननी होती है वो बन जाती है, गॉट इट। तो ये तीन स्टेप्स हैं, इससे रिलेटेड जो MCQ आपसे पूछे जाएंगे अल्केन्स के हवाले से आपको मैंने क्लियर किए हैं। मैं इससे रिलेटेड तमाम MCQs की प्रैक्टिस अभी करवाऊंगा, लेकिन अभी हम बात करेंगे अल्केन्स की। बहुत से MCQs हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, मैं उनकी स्लाइड्स अभी आपको बाद में दिखाता हूं, पहले हम अल्केन्स की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अल्केन्स? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जनरल फार्मूला CnH2n। हाँ, इस हाइड्रोकार्बन में है, ये भी हाइड्रोकार्बन, प्योर कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसके अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन ये अनसैचुरेटेड है, मींस इसमें एक पाई बॉन्ड लाजमी होगा, मतलब एक डबल बॉन्ड जरूर होगा, एंड यू नो इन अ डबल बॉन्ड वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, गॉट इट। तो ये मैंने कुछ पॉइंट लिखे, जनरल फार्मूला लिख दिया, इनको ओलेफिन्स कहते हैं, बिकॉज ऑयल फॉर्मिंग नेचुरली हमारे पास जितने ऑयल्स हैं दे आर अनसैचुरेटेड कंटेनिंग डबल बॉन्ड्स, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉमनली कॉल्ड एज द ओलेफिन्स, ठीक हो गया। अभी मैं CnH2n की अगर बात कर रहा हूं ना, तो ये वो जनरल फार्मूला है जो कि मोनोइन्स हैं जिनमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। ऑफ कोर्स जितने डबल बॉन्ड ऐड होते जाएंगे उतने H2 मॉलिक्यूल रिप्लेस करते जाएंगे, अनसैचुरेशन बढ़ती जाएगी, क्लियर हो गया। तो ये फैक्टर भी ध्यान में रखना है। वॉच दिस, अनसैचुरेटेड है, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, जनरल फार्मूला बता दिया, ओलेफिन्स बता दिए, दे आर द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स। हाउ, व्हाई? अनसैचुरेशन की वजह से, जी। दूसरा, अनसैचुरेटेड तो अल्काइंस भी होते हैं, अल्कीन्स में ऐसा क्या है, इनकी रिएक्टिविटी अल्काइन से कम होनी चाहिए ना, क्योंकि इनकी अनसैचुरेशन अल्काइन से कम है। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्कीन्स आर द मोस्ट रिएक्टिव अमंग द हाइड्रोकार्बन्स, यू नो व्हाई? बिकॉज I know and you know that there is only one pi bond, there is less unsaturation than alkyne, but this one pi bond is more exposed, it is more exposed, इस पे अटैक आसानी से हो जाता है, इस एक्सपोजर की वजह से अल्कीन रिएक्ट फास्टर देन अल्काइंस, सो अल्कीन्स की रिएक्टिविटी अल्काइन से भी ज्यादा होती है और अल्केन की तो सबसे कम होती है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी जनरल प्रॉपर्टीज। हमारे पास द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द अल्कीन इज C2, इथीन है, उससे आगे गेम चलती है, C2 से C4 तक गैसेज होती हैं, C5 से C15 तक लिक्विड होते हैं। मैं बोल रहा हूं ये पॉइंट क्योंकि ये MDCAT के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, क्लियर है। फिर उसके बाद बात करते हैं
C16 से ऑनवर्ड सॉलिड हो जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, डबली बॉन्डेड कार्बन्स आर sp2 हिब्रिडाइज्ड। हमारे पास अल्कीन्स में वो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे होते हैं, वो कार्बन जिनमें डबल बॉन्ड होता है, दे आर sp2 हिब्रिडाइज्ड। ऑफ कोर्स हम जानते हैं उसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल होता है जो कि साइड में ओवरलैप करता है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बनता है, और बाकी तो सिग्मा बॉन्ड बन रहते हैं। तो sp2 hybridization में द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड द 2p ऑर्बिटल्स sp2 hybridization होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो हमारे पास पाई बॉन्ड बना रहा होता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो दैट वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द अल्कीन्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और जानते हैं कि अल्कीन्स को हमारे एमडी कैट के सिलेबस में उसने पूछा प्रिपेयर कैसे किया जाता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट बोर्ड। वेल डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे प्रिपरेशन लिखी है बहुत आसान तरीके से। दिस इज एमडी कैट ना, और एमडी कैट में मैंने तमाम इंफॉर्मेशन को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना है सिंपलेस्ट वे में, और मेरी जो डिबेट है, जो डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एमडी कैट के क्वेश्चन को साथ लेके चलेंगे। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स करनी है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है डीहाइड्रो, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एंड हैलोजन, हैलोजन डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। अच्छा, हमारे पास अगर मोनोअल्काइल हैलाइड हो, मोनोअल्काइल हैलाइड हो, तो हम उसमें से अगर अल्फा कार्बन से, अल्फा कार्बन वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन एटम अटैच है, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, अल्फा कार्बन, एंड नेक्स्ट टू द अल्फा इज बीटा कार्बन। गॉट इट? अल्फा कार्बन से हैलोजन निकलता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, और डेफिनेटली उसके रिमूवल के बाद एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सा है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म है। ये एमडीकेट के क्वेश्चंस हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। हमारे पास अल्कीन्स की प्रिपरेशन में जितने भी हम एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं, दे आर द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, दे आर द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्लियर है? अब सुने, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ द मोनोअल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक बेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं आपके सामने सिमिलर रिएक्टेंट रखता हूं, मैं आपके सामने मोनोअल्काइल हैलाइड प्लेस करता हूं, उसके साथ मैं बेस भी रखता हूं, मैं मीडियम एक्वस कर देता हूं। मेरा वर्ड सुनिएगा, अगर मैं वर्ड एक्वस वो यूज करता हूं, एक्वस बेस में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, और उसमें फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अगर एक्वस बेस यूज करेंगे मोनोअल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन में, तो अल्कोहल्स बनेंगी। हम बनाना चाह रहे हैं अल्कीन्स, इसलिए द वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, वी शैल यूज अल्कोहलिक बेस, क्योंकि अल्कोहलिक कंडीशन में दिस विल फंक्शन एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और हम लोग जानते हैं कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। रिएक्शन बड़ा सिंपल है, आपके सामने है। हमारे पास अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, बीटा से हाइड्रोजन निकलती है, बीटा कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन है, और हमारे पास वो रिमूव होके अल्कीन्स बना देते हैं। नाउ दिस थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक एमसीक्यू भी प्लेस करूंगा। मेरे पास मोनोअल्काइल हैलाइड है, जैसे नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड, यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द नियोपेंटेन वेरी वेल, उसके साथ नियोपेंटाइल यूनिट बना के क्लोरीन लगा दो। अल्फा कार्बन के पास हैलोजन है जी, बट बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होती, तो रिएक्शन नहीं होगा। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए जरूरी है कि बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन हो। क्लियर है? तो तमाम मोनोअल्काइल हैलाइड्स भी डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन नहीं करते, सिर्फ वो करते हैं कि जिनके पास बीटा हाइड्रोजन होती है। कंडीशंस यही है, अल्कोहलिक OH की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, अल्कीन्स बन जाती हैं। फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से अल्कीन बनाई गई है, बड़ा सिंपल, बड़ा पॉपुलर फिनोमेनन है। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन? दिस इज आल्सो अ रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ द एमडीकैट। मैं अगर कहता हूं कि मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, लेट्स सपोज H2SO4 ड्राइंग एजेंट भी है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मैं अगर यूज कर रहा हूं और वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो दिस इज ड्राइंग फिनोमेनन। हाँ, अगर वो मेरे पास किसी बॉन्ड को तोड़ के केमिकल चेंज करता है, डिहाइड्रेशन होती है, तो वो भी है तो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इज अ केमिकल चेंज एंड ड्राइंग इज अ फिजिकल चेंज। अब डिहाइड्रेशन करनी है हमने किसकी? अल्कोहल्स की। अब ये कुछ पॉइंट्स मैंने एलैबोरेट कर दिए हैं जिसमें आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आप देखें, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, मैंने अभी बोला कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं। हमारे पास जितनी भी एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन एटम्स के पास बॉन्ड आ रहा है ना, तो उन दोनों यूनिट्स में से हम रिमूवल करेंगे ना, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस है। अगर तो मैं माय डियर स्टूडेंट्स ये कैटालिस्ट यूज करता हूं जो कि मैंने आपके सामने हाईलाइट की है, एल्यूमिना एट 340 to 450, तो चाहे अल्कोहल प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी हो, फर्क नहीं पड़ता, डिहाइड्रेशन हो जाएगी।
कंडीशंस ये रहेंगी। एल्यूमिना 340 टू 450 ये अकेला अपने इसी मॉड में रिमूवल करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा और हमारे पास अल्कीन्स बन जाएंगी। वो भी मैकेनिज्म आपके सामने, अल्फा से OH निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगी, अल्कीन्स बन जाएंगी, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी हो। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉच दिस, अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 डिफरेंट परसेंटेजेस में यूज कर रहा हूं, आप देख रहे हैं ना भाई, मैं तो डिहाइड्रेशन ही पढ़ रहा हूं, ठीक है, और डिहाइड्रेशन में मैंने H2SO4 यूज किया, टेम्परेचर यूज कर रहा हूं। बट एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MDCAT MCQs, अगर तो मैं प्राइमरी अल्कोहल यूज कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा ड्रास्टिक एंड टफ एंड विगोरस कंडीशंस चाहिए, मुझे एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा चाहिए, दैट इज 75% अकॉर्डिंग टू योर बुक, और टेम्परेचर भी ज्यादा 140 टू 170 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल्स तब डिहाइड्रेट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। हाँ, सेकेंडरी अल्कोहल्स में 60% H2SO4 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अगर मैं 20% H2SO4 85 डिग्री सेल्सियस पे करता हूं तो टर्शियरी अल्कोहल हो जाएंगी। ऐसा क्या है और क्यों है कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विद टेम्परेचर यूज करता हूं तो मेरे पास टर्शियरी अल्कोहल्स ज्यादा आसानी से डिहाइड्रेट हो जाती हैं? व्हाई? माय डियर स्टूडेंट, नाउ लिसन माय वर्ड्स, tertiary alcohols are more reactive than the secondary and the secondary is more reactive than the primary. Question, why? Because it's easy to break a bond between carbon and oxygen in alcohols if the unit is tertiary. अगर टर्शियरी अल्कोहल है तो जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करके टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनता है वो जल्दी बन जाता है, आसानी से बन जाता है। क्यों जल्दी बन जाता है? क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन की पॉसिबल स्टेबिलिटी प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा है। टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वो जल्दी बन जाता है, उसका सर्वाइवल मुमकिन है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन तो सर्वाइव ही नहीं कर रहा, वो कहेगा नहीं, जब तक नया बॉन्ड बनेगा नहीं मैं नहीं तोड़ूंगा, उसके लिए ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए, और सेकेंडरी इन दोनों के दरमियान में आता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, खुद ही क्वेश्चन करके आंसर कर रहा हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। वॉच दिस। तो अब आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि क्यों प्राइमरी हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव है, क्यों सेकेंडरी से ज्यादा और टर्शियरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। दिस इज इन द सिनेरियो ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइंस। ये जल्दी बना देता है टर्शियरी, जल्दी बॉन्ड तोड़ देता है। पहला बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगा दूसरा उतनी जल्दी बनेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, ये आपने याद रखना है, कंडीशंस याद रखनी है। एमसीक्यूज में पूछ सकता है, MDCAT में अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चंस की, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर दे देगा, कंडीशंस पूछ लेगा, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर देके रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लेगा, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देके रीजनिंग पूछ लेगा जो मैंने एक्सप्लेन की। गॉट इट? अब हम बात करते हैं फर्दर इसकी, और ये प्रोसीजर आपके सामने है। अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्सिल, बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होता है, एल्कीन बन जाती है। तीसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है डीहैलोजिनेशन, डी रिमूव करना, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन हैलोजन को, ठीक है, रिमूवल ऑफ द हैलोजेंस। कौन से कंपाउंड? विसिनल डायहैलाइड्स। यू नो हमारे पास 3 तरह के डायहैलाइड्स होते हैं, जैसा कि मेरे पास आइसोलेटेड डायहैलाइड्स। ये क्या होते हैं कि एक लंबी चेन है, 2 हैलोजन एटम एक कंपाउंड में मौजूद है, डायहैलाइड तो है लेकिन उसमें गैप काफी ज्यादा है। अच्छा, उसको आइसोलेटेड डायहैलाइड बोलते हैं। अगर 2 हैलोजन एटम एडजेसेंट यानी साथ साथ वाले कार्बन एटम्स पे हैं तो दे आर कॉल्ड एज विसिनल डायहैलाइड्स। एडजेसेंट कार्बन एटम पे विसिनल डायहैलाइड्स। और अगर एक ही कार्बन एटम पे 2 हैलोजन एटम अटैच हो तो दे आर कॉल्ड एज जेमिनल डायहैलाइड्स। एनीहाउ, कम टू द पॉइंट, मैं बात कर रहा हूं विसिनल डायहैलाइड्स की। आपके सामने मैंने रिएक्शन लिखा है, ये 1,2-डाइब्रोमोइथेन एक स्ट्रक्चर है, आपके सामने मॉलिक्यूल है, आपको प्रेजेंट किया। जिंक मेटल के साथ इन द मीडियम ऑफ अ पोलर सॉल्वेंट रिएक्शन करता है। इट्स वेरी सिंपल, आपके पास ZnBr2 बन गया, X2 आ सकता है, Cl2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, और यूं आपके पास अल्कीन बन जाती है। तो डीहैलोजिनेशन से अल्कीन बन गई, ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ द अल्काइंस। ब्यूटीफुल थिंग, उसने मुझे MDCAT में सिर्फ कहा था बताओ अल्कीन की प्रिपरेशन करनी है। हम जानते हैं हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हम जानते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से मतलब एक पाई बॉन्ड खत्म हो जाता है। मैं बनाना चाह रहा हूँ अल्कीन। हम जानते हैं हाइड्रोजनेशन में, जैसे कि अल्केन्स के रिएक्शंस की अगर आप प्रिपरेशन की डिटेल आपके ज़हन में रखें, आप जानते हैं हम रूम टेम्परेचर पे प्लैटिनम मेटल यूज करते हैं, या प्लैटिनम मेटल रूम टेम्परेचर पे यूज करते हैं, या निकल यूज करते हैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या रेनी निकल यूज करते हैं। सबैटियर सेंडेंस रिएक्शन है रेनी निकल का यूज 100 डिग्री सेल्सियस पे और 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, अल्केन्स बन जाती हैं। अब अगर ये जो कैटलिस्ट मैंने बोलने हैं, प्लैटिनम रूम टेम्परेचर पे, या निकल टेम्परेचर पे, या रेनी निकल लो टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, इनमें मैं हाइड्रोजन ऐड करता हूँ अल्कीन में, तो ये अल्काइन से अल्कीन बनाएंगे, अल्कीन से अल्केन बनाएंगे, रिएक्शन दरमियान में नहीं रुकेगा। मैं बनाना क्या चाह रहा हूँ? अल्कीन। अगर मैंने अल्कीन की प्रिपरेशन करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
मुझे कोई ऐसा कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा कि सिर्फ एक स्टेप हाइड्रोजनेशन हो, मैं अल्काइंस में हाइड्रोजन ऐड करूं और सिर्फ अल्काइन से अल्कीन बने, बात खत्म हो जाए। उसके लिए द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, आप दो कैटलिस्ट यूज करते हैं, ये प्लैटिनियम बेरियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन। क्विनोलिन पॉइजन करता है प्लैटिनियम जो कि कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करता है। इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम बेराइट यानी बेरियम सल्फेट डालते हैं, उसको और कम करने के लिए क्विनोलिन डालते हैं, पॉइजनिंग करते हैं, तो हमारे पास ये जो भी अल्काइन होती है वो अल्कीन बना देती है। एक बात। दूसरा अहम एमसीक्यू, जब हम लिंडलर्स कैटालिस्ट, इसे बोलते हैं लिंडलर्स कैटालिस्ट, ये आपकी एफएससी में नाम दिया गया प्लैटिनियम बेरियम सल्फेट क्विनोलिन, लिंडलर्स कैटालिस्ट, ये मेरे पास अल्काइंस की पार्शियल हाइड्रोजनेशन करता है, कंप्लीट नहीं करता, कंप्लीट में तो अल्केन बनेंगे। पार्शियल हाइड्रोजनेशन जब करता है तो क्या बनती हैं अल्कीन्स, कौन सी अल्कीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सिस अल्कीन्स। एमडी कैट का क्वेश्चन है, लिंडलर्स कैटालिस्ट यूज्ड टू प्रोड्यूस द सिस अल्कीन्स बाय द पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ द अल्काइंस। एक दो बातें होगी। तीसरी बात, यहां पे मोलेकुलर हाइड्रोजन यूज होती है, लिंडलर्स कैटालिस्ट में मोलेकुलर हाइड्रोजन यूज होती है। गॉट इट? तो हमारे पास ये सामने आता है। अब अगर मैं एक और यूनिट है जिसे हम जो से एफएससी की किताब में लिखा गया, लेवल्स में ये नाम भी दिया गया है, बिर्च सिंथेसिस, BIRCH, बिर्च सिंथेसिस। व्हाट इज दिस? आप जानते हैं लिक्विड अमोनिया सोडियम मेटल की प्रेजेंस में, अच्छा यही रिएक्शन, इसी का नाम बिर्च सिंथेसिस है, ये तो पढ़ा हुआ है हमने। इसमें क्या होता है, ये रिएजेंट रिएक्शन करके नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करता है और ये फिर सेम प्रोसीजर करता है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होती है अल्काइन की और अल्कीन्स बनती हैं। कौन सी अल्कीन्स बनती हैं? ट्रांस अल्कीन्स बनती हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में ये जो तमाम एस्पेक्ट्स हैं आपके सामने एक्सप्लेन किए गए, एक एक चीज को एलैबोरेट और क्लियर किया गया ताकि एमडी कैट के क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं वहां पे क्या है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के बाद अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड, मैंने बोला दे आर मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स, रीजन बता दी, एक्सपोज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अच्छा, एक तो ये अनसैचुरेटेड है जी, एडिशन करेंगी जी, दूसरा ये ऑक्सीडेशन भी करेंगी, ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन तो हर कोई कर सकता है, कंबस्टन इज आल्सो फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन, यस ठीक है। तीसरा ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी करेंगी। सो इन तमाम रिएक्शंस को ओवरव्यू करते हैं, वॉच ऑन द बोर्ड। मैंने सबसे पहले एडिशन रिएक्शंस की बात की है और रिएक्टिविटी ऑर्डर जो मैं बोल चुका हूं वो मैंने लिख भी दिया, यू कैन नोटिफाई दैट। अच्छा, एडिशन रिएक्शंस में सबसे पहले हाइड्रोजनेशन, नाम से जा रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अल्कीन्स में हाइड्रोजन ऐड करेंगे, अनसैचुरेशन खत्म हो जाएगी, अल्केन्स बन जाएंगे। आप देखें अल्कीन्स में हाइड्रोजन ऐड की, अल्केन्स बन गए। आप प्लैटिनियम मेटल या प्लैटिनियम मेटल रूम टेम्परेचर पे ले लो, एक्सपेंसिव बहुत है, इसको नॉर्मली वेजिटेबल घी की फॉर्मेशन की जाती है, इससे ओलेफिन्स वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन बाय यूजिंग द कैटलिस्ट। लेकिन प्लैटिनियम तो बहुत एक्सपेंसिव है, प्लैटिनियम भी बहुत एक्सपेंसिव है, इंडस्ट्रियल से चीप कैटलिस्ट यूज करेगा, निकल जो कि बड़ा सस्ता है, कॉमन नहीं पाया जाता है, वो थोड़ी टेम्परेचर कंडीशंस दे देगा। और यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था, अगर मेरे पास रैनी निकल आ जाए, यू नो रैनी निकल, जिसकी सरफेस एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, जो कि बहुत ज्यादा रिएक्शन को कैटलाइज करता है, गॉट इट। तो रैनी निकल, अच्छा रैनी निकल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करती है, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करती है। सबैटियर-सैंडर्स रिएक्शन जो है ये वो हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन है जिसमें रैनी निकल यूज होती है। क्लियर है? सिंपल बातें हैं, रिलेटेड बातें हैं, पता होनी चाहिए। एडिशन हो जाती है, अल्केन बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये पॉइंट मैंने बता दिया कि वेजिटेबल घी फॉर्मेशन में यूज होता है। हाइड्रेशन, अच्छा आपने एफएससी में पढ़ा, मैं इसको हाइड्रेशन बोल रहा हूँ, आप कहेंगे भाई हाइड्रेशन का नाम तो मैंने नहीं सुना, एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अच्छा, आपने रिएक्शन पढ़ा हुआ है बुक में, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने उसकी डिटेल बताई, अब मेरे वर्ड सुनिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड यूज होता है, कॉन्सेंट्रेटेड, कोई वाटर नहीं है, कोई डिल्यूशन नहीं है, गॉट इट। ये अल्कीन में ऐड हो जाता है, सिंपल एडिशन हो जाती है। ये मेरे पास पॉजिटिव यूनिट है, नेगेटिव यूनिट है, एक के पास पॉजिटिव एक के पास नेगेटिव चला जाता है, और यहाँ पे मेरे पास एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हो जाती है। अभी मार्कोवनिकोव रूल भी डिस्कस करूंगा, बट ये सिंपल एक्सप्लेनेशन करने के बाद वॉच दिस। अच्छा, अब अगर उस अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट यानी यहाँ पे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, इसको मैं वाटर के साथ बॉयल करूं एक दो स्टेप में, या मैं डायरेक्ट ऐसा काम करूं कि मैं डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लेता जिसमें पहले से पानी होता, तो मेरे पास वाटर ही ऐड होता और मेरे पास जो प्रोडक्ट बनती है अल्कोहल बन रही है और H2SO4 एज द कैटलिस्ट रिकवर्ड हो रहा है। सो क्या वाटर ऐड हुआ? जी हुआ, इसको हम हाइड्रेशन कह सकते हैं। बहरहाल आपकी मर्जी, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अगर एमडी कैट में वो पूछ ले
तो आप कहेंगे एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर डाइल्यूट H2SO4 पूछे तो फिर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स जनरेटिंग द एल्कोहल्स। क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट है हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हमारे पास ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल था, यहाँ पे मार्कोवनिकॉव रूल लगेगा अगर पार्टनर एटम भी अनसिमेट्रिकल हो, क्योंकि मार्कोवनिकॉव रूल जिसकी मैं अभी डिटेल बात करता हूँ, दोनों यूनिट्स का अनसिमेट्रिकल होना जरूरी है। अगर एक भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो फिर मार्कोवनिकॉव रूल अप्लाई नहीं होता। क्लियर है। अब ये सिंपल हैलोजिनेशन की बात करते हैं। नॉन पोलर मीडिया है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। पॉइंट देखिए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन एमडी कैट है। आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। यही वो ट्रिक्स हैं जिसकी बेसिस पे वो आपको टेस्ट करते हैं और आपके नंबर कम आ सकते हैं, और आप इसको ज़हन में रखेंगे और आंसर करेंगे। गॉट इट। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन के बाद रिएक्टिव, देन उसके बाद ब्रोमीन रिएक्टिव है। सिंपल। और आयोडीन डज नॉट रिएक्ट विद अल्कीन्स। एमडी कैट का क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है। हैलोजिनेशन हो जाती है नॉन पोलर मीडिया में, एडिशन ऑफ हैलोजन होती है। हमारे पास पहले हैलोजिनोनियम आयन बनता है, क्लोरीनियम आयन बन जाता है, ब्रोमोनियम आयन बन जाता है, फ्लोरोनियम आयन बन जाता है, जनरली स्पीकिंग हैलोजिनोनियम आयन बन जाता है। ये अहम पॉइंट है। इसमें मेरे पास एक जो इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अच्छा, कैसे Cl पॉजिटिव कैसे Cl नेगेटिव? सो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन किसी खास मोमेंट में एक क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरे क्लोरीन के पास गया होगा या ब्रोमीन के पास गया होगा, और उस वजह से एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। जितनी भी अल्कीन्स हैं, जितनी भी अल्काइंस हैं, जिनमें सिर्फ पाई बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन है, उनमें एडिशन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो जैसे उनको कोई इलेक्ट्रोफाइल नजर आता है, ऐड इन कर लेते हैं, आपके सामने ये स्ट्रक्चर बनता है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब ये प्रोसीजर रुकता नहीं है, साथ ही उसी लम्हे इसका जो दूसरा नेगेटिव पार्टनर है वो अटैक करता है इसके ऊपर, और हमारे पास एक विसिनल डाइहैलाइड बन जाता है, ऐड हो जाता है हैलोजन का मॉलिक्यूल इसमें। अच्छा, यहाँ पे एक आप एफएससी का स्टूडेंट किताब में पढ़ेगा, ट्रांस अटैक। हरगिज ये मत समझिएगा कि प्रोडक्ट में सिस ट्रांस होता है। हम जानते हैं ना सिस ट्रांस किस में होता है, जहां पे डबल बॉन्ड हो। गॉट इट। यहाँ पे सिर्फ अटैक ऑपोजिट साइड से हो रहा है, ट्रांस साइड से अटैक हो रहा है। जो प्रोडक्ट बनती है उसमें तो सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, और सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होती है, जिसमें फ्री रोटेशन होती है वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जिसे हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, नहीं होता। क्लियर है, ये बात ध्यान में रखनी है। सो सिंपल ट्रांस साइड से अटैक होता है, मेरे पास एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाती है, और ये तमाम डाटा एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद रिएक्शन में एडिशन ऑफ द हैलोजन एसिड्स, HCl, HF, HBr। अच्छा, हैलोजन एसिड ही नहीं, कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। आप देखें ना अनसिमेट्रिकल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अनसिमेट्रिकल? व्हेन यू आर गोइंग टू कट अ बॉन्ड, लाइसिस कर रहे हैं, और आपके पास मॉलिक्यूल कटने के बाद दो डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब है मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। HX में अगर मैं ये बॉन्ड काटता हूं तो मेरे पास आयंस बन जाते हैं, हेटेरोलिटिक क्लीवेज होती है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल था। मार्कोवनिकॉव्स रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इट इज यूज्ड फॉर द एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन अल्कीन for every kind of the unsymmetrical reagent. When an unsymmetrical reagent is added into an unsymmetrical alkene, दोनों का unsymmetrical होना जरूरी है। ठीक है, अगर एक भी सिमेट्रिकल हुआ तो मार्कोवनिकॉव रूल अप्लाई नहीं होगा। इस इंफॉर्मेशन पे भी एमडी कैट में क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हो गया। सो देखिए, मैंने मिसाल दे दी है। रूल कहता है व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज गोइंग टू रिएक्ट विद एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, क्योंकि अगर इसको मैं यहां से काटता हूं, एक तरफ एक कार्बन आता है, दूसरी तरफ दो कार्बन आते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। ठीक है, मेरे पास पॉजिटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन कंटेनिंग मोर हाइड्रोजन्स। उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास किसी भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का, यहां पे मैं सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर सकता था, या मैं कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड कर सकता हूं, उसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन्स हैं, और नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन कंटेनिंग लेस हाइड्रोजन। मेरे पास जो प्रोडक्ट बनती है, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, मेरे पास 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। बड़ा सिंपल फिनोमेनन है। आपको एमडीकैट में कोई भी अल्कीन दे दे और साथ में मतलब अनसिमेट्रिकल अल्कीन दे दे और साथ में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट दे दे, my dear students, you will apply the phenomenon that positive part will go to that carbon which contain already more hydrogen atoms and negative part will go to that doubly bonded carbon containing less hydrogens. Clear है? इसी वजह से इसको rich become richer वाला रूल भी बोलते हैं। इट्स अ कॉमन क्वेश्चन, एमडीकैट में ये वर्ड यूज किया गया है, तो इसको एक्सप्लेन भी कर दिया गया कि भाई हाइड्रोजन ऑलरेडी उसके पास जा रहा है जिसके पास पहले ही ज्यादा हाइड्रोजन है, रिच बिकम रिचर एंड सो ऑन। आपके सामने एक्सप्लेनेशन आ जाती है। एडिशन ऑफ द हाइपोहेलिस एसिड, बहुत खूबसूरत सवाल है, मैं समझता हूं कि यहाँ पे इसकी क्लैरिटी जरूरी है।
बहुत से स्टूडेंट स्टिल कंफ्यूज कि मैं HOCl की मैं बात कर, लेट्स सपोज HOCl की बात कर ले, तो मैंने एग्जांपल भी दी है, पहले सुन लें। हमारे जहन में कॉमन कंफ्यूजन आ सकती है कि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, हाइपोहेलस एसिड्स में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो पार्टनर क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। मैंने फ्लोरीन का लफ्ज पता क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि ऑक्सी एसिड्स ऑफ फ्लोरीन आर अनस्टेबल। ये भी एमडी कैट का क्वेश्चन है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी पूछा जाएगा, लेकिन आप अभी याद रखें कि ऑक्सी एसिड्स ऑफ फ्लोरीन आर अनस्टेबल बट क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन दे डू एग्जिस्ट। यू बेटर नो द चैप्टर नंबर 5 सेकंड ईयर केमिस्ट्री। बहरहाल यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बता रहा हूँ। अब देखें HOCl हाइपोक्लोरस एसिड है ना, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसकी वजाहत इसलिए जरूरी थी, अभी तो मैंने सिमेट्रिकल मतलब कि मैंने अनसिमेट्रिकल इसका रिएक्शन करवाया ना, तो मैं इसलिए देख रहा हूँ कि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं कि मेरा पॉजिटिव पार्ट कौन सा है। अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, आई विल नॉट बी एबल टू फॉर्म द गुड प्रोडक्ट इन द राइट आंसर। क्लियर है? सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग द डाटा। वॉच दिस। Definitely, positive part will go to the carbon containing more hydrogen atom, and the negative part go to the carbon containing less hydrogen atom. ये मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगी। आपको पता होगा, आप इन अ सेकंड आंसर करेंगे। क्लियर हो गया? सो ये भी याद रखिएगा। अब दूसरी टाइप ऑफ द रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स के रिएक्शंस की बात कर रहे हैं ना, माय डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल। आप देखिए मेरे पास बायर्स टेस्ट। व्हाट इज बायर्स रिएजेंट? 1% यानी dilute अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। ठीक है, इस रिएक्शन को हाइड्रोक्सिलेशन भी बोलते हैं। सुनो, अल्कीन में वही बायर्स रिएजेंट जब रिएक्शन करता है तो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आते हैं, जहां पे डबल बॉन्ड होता है वहां पे बायर्स रिएजेंट जब रिएक्शन करता है तो मेरे पास दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर अल्काइन में करता है तो आप जानते हैं दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एमडीकेट बट यू मस्ट अंडरस्टैंड, रिलेटेड है। अल्काइंस में आपके पास ब्लायोक्सिल्स बनते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन ऐड होती है। तो बायर्स रिएजेंट अब अल्काइन में ऐड होता है या उसकी अनसैचुरेशन को चेक करता है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू चेक द अनसैचुरेशन, बिकॉज जो पर्पल या वायलेट कलर होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। हमारे पास अगर अनसैचुरेटेड मटेरियल होगा तो वो रिएक्शन कर जाएगा, जारी बात है, फिर वो KMnO4 का कलर डिस्चार्ज कर देगा, पता लग जाएगा कि अनसैचुरेशन है। क्लियर है? तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। एडजेसेंट कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है और डेफिनेटली दिस इज यूज्ड टू चेक द अनसैचुरेशन ऑफ द ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स के इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है। गॉट इट? उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट इज ओजोनोलाइसिस। पॉपुलर रिएक्शन, ओजोन इज हाईली रिएक्टिव। इससे जहां पे भी अल्कीन में डबल बॉन्ड नजर आता है रिएक्शन कर देता है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। जहां पे जिस भी अल्कीन में डबल बॉन्ड होगा वहां पे हम जानते हैं ना, आपको पता है, आपकी बुक में डिटेल है, हमारे पास पहले मोलोजोनाइड बनता है जो कि अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मोलोजोनाइड रीअरेंज होकर स्टेबल ओजोनाइड बनाता है और फिर ओजोनाइड को फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करवा के हम बॉन्ड क्लीवेज करते हैं। और जब बॉन्ड क्लीवेज होती है, कहां से होती है? डबल बॉन्ड की पोजीशन से। हमें प्रोडक्ट को देके पता चल जाता है कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे था। क्लियर है? सो ओजोनोलाइसिस इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। एक और बात, आपकी एफएससी की बुक में डिटेल में सिर्फ एल्डिहाइड बनाया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, एमटीकैट का क्वेश्चन आपसे शेयर करता हूं। बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ द अल्कीन्स हमारे पास ऑप्शन ए एल्डिहाइड्स बनते हैं, ऑप्शन बी कीटोन्स बनते हैं, सी बोथ ऑफ देम। तो माय डियर स्टूडेंट, बोथ ऑफ देम बनते हैं। अगर मेरे पास डबल बॉन्ड कार्बन वो है जिसके ऊपर एक अल्काइल चेन की ब्रांच भी है तो फिर कीटोन्स भी बनेंगी। क्लियर हो गया? सो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ओजोनोलाइसिस। तो ये भी आपने अपने ज़हन में रखना है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की। यू बेटर नो, वेरी सिंपल। हमारे पास पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन पॉलीथीन बनती है। मोनोमर स्मॉल यूनिट सिंगल यूनिट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मैक्रो मॉलिक्यूल कॉल्ड पॉलीमर। जिस भी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का हमने बनाना वो हम बना लेते हैं। पॉइंट सुनिएगा, कैटालिस्ट पूछ सकते हैं हमारे पास। आपके पास आपकी बुक में एक तो ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन दी गई हैं। ये आपकी एफएससी की बुक में लिखा गया है और साथ में एफएससी में नीचे लाइन लिखी गई है कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज बेस्ट कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राइथाइल एल्यूमिनियम। ये ट्राइथाइल एल्यूमिनियम जो है और साथ में टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है, ये लेवल्स में इसका नाम है, इसको बोलते हैं ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट। ये दो साइंसदानों के नाम पे है, ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट। इसमें अगर पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट आएगी। सो दैट वाज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द
अबाउट द रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, जो कि अल्केन्स और अल्कीन्स के हवाले से हमारे एमडीकैट का डाटा था, मैंने डिस्कस किया। फर्दर यूजेस भी पढ़िएगा, यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास यूजेस में से एमडीकैट में क्वेश्चन आएंगे। जैसे द फेमस यूज ऑफ इथीन इज द मस्टर्ड गैस, यू बेटर नो। जब सल्फर मोनोक्लोराइड से इथीन का रिएक्शन होता है तो हमारे पास बीटा बीटा डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड बनता है, जिसे मस्टर्ड गैस कहते हैं, विच इज नॉट अ गैस, इट्स अ हाई बॉइलिंग लिक्विड, इट इज हाईली वेसिकेंट। वेसिकेंट मीन कि जब स्किन पे लगता है तो सराउंडिंग टिश्यूज का वाटर एब्जॉर्ब करके ब्लिस्टर्स यानी छाले बना देता है। तो ये भी आपने पढ़ना है, आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अब मैं इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, आप देखें और हम उसको डिस्कस करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप देखें आपके सामने क्वेश्चन है, एमडीकैट के क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड फॉर यू पीपल फॉर योर बेटर इंप्रूवमेंट। कहता है अल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स, मतलब लीस्ट रिएक्टिव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ देयर लीस्ट रिएक्टिविटी। अच्छा, हमने कॉजेस पढ़ी थी, अब देखते हैं उसको आंसर करते हैं कि नहीं। ऑप्शन ए में कहता है कि इट इज सिग्मा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली बॉन्ड, ठीक है। बीटा में कहता है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज वेरी स्मॉल, लेस देन 0.5, ठीक है, रीजन है। चार्ली में कहता है कि दे कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल गलत। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के तौर पे ये नॉन पोलर यूनिट बिल्कुल फंक्शन नहीं करते, ये रीजन नहीं है, ये मेरा आंसर है। इनकरेक्ट ऑप्शन उसने पूछी थी, यही आंसर है चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्लाइड में, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजेंस विद अल्केन इज, डिस्कस किया था ना, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, गॉट इट। सो ऑप्शंस में अगर मैं देखता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे पास डेल्टा ऑप्शन इज द सुटेबल मोस्ट आंसर। तरतीब का ख्याल रखना है, यहाँ पे वो ट्रिक पता क्या करते हैं एमडीकैट स्टूडेंट्स, वो फ्लोरीन और आयोडीन को दोनों टर्मिनल्स पे लिख देता है, दरमियान में ब्रोमीन और क्लोरीन की पोजीशन चेंज कर देता है। सो इफ यू आर गोइंग टू आंसर तो आपने थॉरली प्रॉपर देखना है, फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन, क्लियर है। सो एक क्वेश्चन आपके सामने प्लेस किया गया। एक बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन एक और आप अपने सामने देख सकते हैं, रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स के हवाले से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म की बात कर रहा है। When excess methane और क्लोरीन लिमिटेड है, got it, the mixture of the halogen alkanes are obtained। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और रिलेटेड एमसीक्यू शेयर कर दूं, ये भी एक एमसीक्यू है, इसको देखें। अगर एक्सेस ऑफ मीथेन यूज हो और क्लोरीन लिमिटेड हो तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में मेरे पास जो मेजर प्रोडक्ट आएगी वो क्लोरोमीथेन होगी, यानी पहली प्रोडक्ट, क्योंकि मीथेन का मॉलिक्यूल ज्यादा है, क्लोरीन फ्री रेडिकल थोड़े हैं, वो तमाम मीथेन के साथ रिएक्शन करके क्लोरोमीथेन यानी CH3Cl बनाएंगे। ये भी एमडीकैट का एक क्वेश्चन है, याद रखना। दूसरा ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वो कह रहा है कि हैलोजिनेशन आर ऑब्टेन्ड, मिक्सचर बन गया, कंडीशन फॉर द रिएक्शन इज, कंडीशंस क्या हैं हम जानते हैं। सो उसने डिफरेंट कंडीशंस दी हैं, नहीं अल्फा नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ली इज माय ऑप्शन, कहता है रिएक्शन ऑफ द मीथेन विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट नहीं बोलना, डिफ्यूज्ड सनलाइट, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स तभी आएंगे जब डिफ्यूज सनलाइट यूज होगी। सो इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑन द क्लोरीनेशन ऑफ द मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ द डिफ्यूज सनलाइट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनेशन स्टेप। मैंने बताया था ना टर्मिनेशन स्टेप को आइडेंटिफाई कैसे करना है, वेरी सिंपल। मैं देखूंगा रिएक्टेंट साइड में फ्री रेडिकल्स कहां पे पाए जाते हैं। सो वेरी सिंपल, इफ आई कुड सी, तो चार्ली ऑप्शन मेरा आंसर है। मैं देख सकता हूँ कि ये दोनों फ्री रेडिकल हैं, दे आर गोइंग टू कंबाइन टुगेदर एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म अ स्टेबल प्रोडक्ट, रिएक्शन खत्म हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज वर फ्यू एग्जांपल्स। इसके बाद जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं अल्कीन्स के रिएक्शंस के हवाले से अब बात है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्लियर है, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन। जब डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट पढ़ने होते हैं ना तो हमें पता होना चाहिए एक पार्टनर रिएक्शन करेगा दूसरा नहीं करेगा, हमें पता लग जाएगा कि फर्क है इनमें, ठीक है। अब वो कह रहा है कि नॉट यूज्ड, आपके सामने स्लाइड है। अल्फा में बायस टेस्ट देता है जी, ये डिस्टिंग्विश करता है, अल्केन्स रिएक्शन नहीं करेंगे, अल्कीन्स ऐड हो जाएंगी, डीकलराइज कर देंगे, अभी बात की थी। बीटा में कहता है ब्रोमीन, यस, कार्बन टेट्राक्लोराइड में ऑरेंज रेड कलर ऑफ द ब्रोमीन या रेडिश ब्राउन कलर ऑफ द ब्रोमीन डिसअपीयर हो जाएगा अल्कीन के साथ, अल्केन के साथ नहीं होगा, फर्क पता चल जाएगा। चार्ली में भी सेम क्लोरीन है, पता लग जाएगा। टॉलरेंस टेस्ट, ये मेरा आंसर है। दिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन्स एंड अल्कीन्स, यू नो व्हाई, बिकॉज नीदर अल्केन नॉर अल्कीन रिएक्ट विद द टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट जानते हैं ना, AgNO3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में टॉलरेंस टेस्ट, और ये किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिडिक अल्काइंस के साथ करता है। ये अल्कीन और अल्केन दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करता, सो मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। डेल्टा इज माय आंसर, क्लियर है।
बहुत अच्छा सवाल था। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, when different alkenes are treated with a hot concentrated Caminophore solution। बहुत खूबसूरत सवाल। इस क्वेश्चन में आपके डिस्क्रिप्शन में थोड़ा ऐड करूंगा, गौर से देखें। when different alkenes are treated with a hot concentrated Caminophore solution, different products are obtained. Which of the following alkene produce 2 moles of carboxylic acid? My dear student, एक बात सुन लें, hot concentrated Caminophore solution आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन चैप्टर नंबर 13 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री एफएससी की बुक में पढ़ा हुआ है। अच्छा, बॉन्ड क्लीवेज होती है जी। अगर तो मेरे पास अल्कीन का नंबर ऐसा है कि मेरे पास डबल बॉन्ड मिड में पाया जाता है, यानी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कम अज कम 2 कार्बन एटम्स हों, तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ वही कार्बन और कोई दूसरा कार्बन अटैच नहीं है, तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। 2 बातें होगी। तीसरी बात, अगर डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ कोई ब्रांच अटैच है, तो फिर मेरे पास कीटोन्स बनेंगी। गॉट इट? अब इस सवाल का जवाब देते हैं। उसने पूछा, मुझे बताओ, मैंने तुम्हें कुछ मॉलिक्यूल्स बताए हैं, उन मॉलिक्यूल्स में 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कौन बनाएगा? वॉच ऑन। अगर मैं अल्फा ऑप्शन देखता हूं तो भाई ये ईथीन है, बॉन्ड क्लीवेज होगी, ये एक कार्बन है, ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्लियर है? तो ये तो 1 मोल भी नहीं बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर मैं बीटा ऑप्शन में देखता हूं, दिस इज माय आंसर। मेरे पास डबली बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल चेन अटैच है, बॉन्ड क्लीवेज होगी और 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट चेन है और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। बीटा इज माय आंसर। चार्ली को भी मैं जस्टिफाई कर दूं फॉर योर सेक। चार्ली में ब्रांचेस बता दी हैं, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ ब्रांचेस हैं, लेट्स सपोज। तो भाई मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों कीटोन्स बनाएंगे, ठीक है। और डेल्टा में मेरे पास एक मेरे पास फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और एक कीटोन्स का यूनिट बन जाएगा। बहुत खूबसूरत सवाल था, इसमें इंफॉर्मेशन ऐड की गई। हॉट कंसंट्रेटेड कैमिनोफोर सॉल्यूशन ऑक्सीडेशन कर रहा है, किस कैटेगरी की कर रहा है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बना रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके सामने डिस्क्रिप्शन। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी एज वेल एज इन द इंडस्ट्री, ठीक है। In industry, it is used for the manufacture of the vegetable ghee from the vegetable oils. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। In the laboratory, it is used as synthetic method. Okay, chemical analysis of this reaction involved. Option A में कहता है qualitative analysis only. Option B में कहता है quantitative analysis only. Charlie, both A and B. My dear students, हाइड्रोजनेशन में हम जो हमारी जो ऑप्शन है ना, दैट इज द बीटा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, हमारे पास डबल बॉन्ड्स कितने और कितने ऐड हुए। गॉट इट? तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं। क्वालिटी का तो हमें पता है कि अल्कीन्स हैं, कितने डबल बॉन्ड है उसका हमें इससे पता चलता है। सो वेल, दैट वाज ऑल अबाउट द अल्कीन्स एंड एल्कीन्स। आई एक्सप्लेन्ड द डाटा आल्सो। और इसके अलावा अभी हमने इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी पढ़े। अब बात करेंगे हम एरोमेटिक केमिस्ट्री की, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, बेंजीन की। सो मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट बोर्ड। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने हाइड्रोकार्बन्स की बात की थी, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, अल्केन्स की, अल्कीन्स की। अपने एमडी कैट के सिलेबस में मौजूद तमाम पॉइंट्स को डिस्कस किया और इसके अलावा उनके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की। अभी हम बात करेंगे आज के इसी टॉपिक में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से जो बात है उसकी बात करेंगे, मींस बेंजीन। हमारे पास वो तमाम कंपाउंड्स के जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग पाया जाता है, दे आर कॉल्ड एज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब इसकी ब्रीफ केमिस्ट्री जो कि एमडी कैट के क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वो आप डिस्कस कर रहे हैं, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। सबसे पहले बेंजीन का मैं एक इंट्रो दे रहा हूं कि बेंजीन वो मॉलिक्यूल है जिसको 1825 में मिशेल फैराडे ने फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल उससे निकाला था, आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद हॉफमैन ने कोल टार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की थी 1845 में, तो उसे बेंजीन यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिला था। ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती हैं, तमाम चीजें जरूरी हैं। मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूं। बेंजीन मॉलिक्यूल C6H6 एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाईएस्ट कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो है, परसेंटेज है, और लोएस्ट हाइड्रोजन टू कार्बन परसेंटेज है।
हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसके स्ट्रक्चर की इन्वेस्टिगेशन में 40 साल लगे, जिसे 1865 में केक्यूल ने वेरीफाई किया। तमाम केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पहले इसका वेपर डेंसिटी मेथड से मास फाइंड आउट किया गया, उससे पहले एलिमेंटल एनालिसिस किया गया और पता चला सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, और उसके बाद फिर एक ब्रीफ लॉन्ग हिस्ट्री विच इज नॉट द पार्ट ऑफ एमडी कैट सिलेबस, हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूल ड्राइव किया गया, और फिर रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का हमें पता चला एक्सरे स्टडी से। हाँ, ये पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन में कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी होती है बेंजीन में, तमाम कार्बन एटम्स की इक्वल बॉन्ड लेंथ, मतलब रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर है 1.397 एंगस्ट्रॉम, कार्बन हाइड्रोजन 1.09 एंगस्ट्रॉम, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल रहता है हर कार्बन के ऊपर, और यही वो अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है जिसकी वजह से बेंजीन की केमिस्ट्री टोटली डिफरेंट केमिस्ट्री है। अब इसके ऊपर बात करेंगे। अब देखें, इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। अच्छा, आपके एमडी कैट के सिलेबस में उसने बात की है स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन। स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन को अंडरस्टैंड करने के लिए अभी एक तो ब्रीफ हिस्ट्री हमने पढ़ी है ना, हमारे पास थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग्स मौजूद है हमारे सिलेबस में। थ्योरेटिकली हमें पता चल जाता है कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है जिसमें हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो जो इलेक्ट्रॉन है pz इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के पास, वो रेजोनेट करता है, वो रिवॉल्व करता है, वो डीलोकलाइज्ड है, वो लोकलाइज्ड नहीं है, उसकी रेगुलर रोटेशन से शीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बेंजीन के ऊपर होती है, और उसकी वजह से जो रेजोनेंस का फिनोमेनन है, रेजोनेंस जिसे हम मीजोमेरिज्म भी बोलते हैं, उस वजह से हमारे पास बेंजीन 5 डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ द पेयरिंग स्कीम्स बनाता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस? द पॉसिबिलिटी ऑफ द पेयरिंग स्कीम्स। गॉट इट? अब आप देखते हैं कि हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम केक्यूल स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये 3 स्ट्रक्चर जिनको हम डीवार स्ट्रक्चर कहते हैं। इनको मेजर कंट्रीब्यूटर कहते हैं क्योंकि ये 78% ये दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं अगर टाइम कंज्यूम किया जाए, देखा जाए तो ये 5 के 5 स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन के, लेकिन बेंजीन ज्यादा इन दो स्ट्रक्चर्स में रहता है। और ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर कॉल्ड एज द डीवार स्ट्रक्चर्स। इनकी 22% कंट्रीब्यूशन होती है, इनको माइनर कंट्रीब्यूटर्स भी कहा जाता है। बेंजीन रिंग इन 5 शक्लों में इन ऑल दीज 5 स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करता है। दूसरे लफ्जों में, किसी एक भी स्ट्रक्चर से बेंजीन कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रिगार्डिंग दिस, बेंजीन में एक भी पाई बॉन्ड नहीं है माय डियर स्टूडेंट, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। हाँ, बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट पाई बॉन्ड कोई नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड तो लोकलाइज्ड होता है। अगर लोकलाइज्ड होता तो हमारे पास वो 2 कार्बन जिनमें डबल बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती, लेकिन यहाँ पे तो बेंजीन में जो तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स हैं 1.397 एंगस्ट्रॉम हैं। नीदर 1.54 एंगस्ट्रॉम जो कि सिंगल बॉन्ड की लेंथ होती है, नोर 1.34 एंगस्ट्रॉम व्हिच इज द लेंथ ऑफ अ डबल बॉन्ड। हियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बेंजीन रिंग, वी आर सेइंग इट्स अ रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इट मींस ऑल द लेंथ्स आर इक्वल लेंथ ऑफ 1.397 एंगस्ट्रॉम। इट मींस electronic cloud is resonating. There is no fixed double bond. Very important MCQ regarding the benzene chemistry. In the benzene ring, there are 6 pi electrons, but no pi bond. No pi bond. Rather, delocalized pi electronic cloud is present, due to which there are the resonance structures are available, and greater the resonance contributing structures, greater the mesomeric structures, resonance structures are called the mesomeric structure, greater will be the stability of the molecule. A molecule having more resonance contributing structures is more stable because it has the different possibility of the pairing schemes. Its electronic cloud resonate. और इसकी reason conjugation है. You know what is conjugation? Alternative double single bonds. This is called as conjugation. तो conjugation या रेजोनेंस या एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, और ये स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन की थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन थी जो मैंने की। अब आते हैं हमें कोई लॉन्ग प्रोसीजर जो आप लोगों ने किताब में पढ़ा हुआ है अबाउट द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ द बेंजीन मॉलिक्यूल, उससे रिलेटेड डाटा। सी यू ऑन द नेक्स्ट बोर्ड। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सपेरिमेंटल डाटा की बात करते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेदर दिस मॉलिक्यूल इज एक्स्ट्रा स्टेबल, इज इट इज अ थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और इज देयर एनी काइंड ऑफ अ प्रैक्टिकल एविडेंस। See, what if
डबल बॉन्ड इज गोइंग टू बी हाइड्रोजनेटेड. हम पढ़ते हैं ना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी होती है 119.5 kilojoules per mole. If I am assuming, let's suppose if I am assuming that there are 3 pi bonds in the benzene ring, then 119.5 multiplied by 3 is 358.5 kilojoules per mole. ठीक है, इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए. बट जब हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करते हैं, बेंजीन में एडिशन करते हैं. अभी इसके रिएक्शंस की कैटेगरी की स्पेसिफिकेशन में आऊंगा, लेकिन अभी आप समझें कि हाइड्रोजनेशन कर दी तो मेरे पास -358.5 किलोजूल्स पर मोल एनर्जी आनी चाहिए थी ना, रिलीज होनी चाहिए थी. बस ऐसा नहीं होता. एक्चुअल एनर्जी इज -208 किलोजूल्स पर मोल. सो हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज लेस देन द एक्सपेक्टेड एनर्जी. यू नो व्हाट इज दिस? एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से जब एस्टिमेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को माइनस करते हैं, हमारे पास एक्चुअल -208 किलोजूल्स पर मोल. एस्टिमेटेड अभी मैंने बोला था कि एक बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने के लिए -119.5 किलोजूल्स पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. 3 के लिए -358.5 किलोजूल होगी. जब माइनस करता हूं तो मेरे पास प्लस. दिस इज अ गुड पॉइंट. ये एमसीक्यू में एमडीकेट में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए. द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द बेंजीन इज +150.5 kilojoules per mole. Greater the resonance energy, greater will be the stability of the molecule. आमतौर पे my dear student, you know that higher the energy of the molecule, less is the stability. But higher the resonance energy of the molecule, more will be the stability. Clear है? So benzene is extra stable. It is highly unsaturated, but it is stable. It behaving as a saturated molecule just because of its resonance. And resonance brings the extra stability, the extra energy, the resonance energy. Got it? So these all are the interconnected concepts, very much important. You must emphasize on. इसके अलावा आपको पता होना चाहिए atomic orbital treatment. Every carbon atom in the benzene ring is sp2 hybridized. It has 3 hybrid orbitals and 1 unhybridized pz orbital, which is forming an electronic sheath over the above and below the benzene ring. You know, on a side way overlap generates the 2 loops of the electronic clouds. Got it? In the pi electron, the pi bond. आपको पता है हमारे पास सैंडविच स्ट्रक्चर सामने आता है. तमाम बातें बहुत आसान रिलेटेड है, तमाम बातें डिस्कस कर रहा हूं ताकि एमडीकेट में आपसे पूछा जाए, आपको पता हो. क्लियर हो गया? अब आपके सामने हम इसके कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं. माय डियर स्टूडेंट, एमडीकेट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो किया गया. व्हाट सब्स्टिट्यूशन? जी. बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड. जी. And it's going to be a substituted molecule. Yes, because it is extra stable. अभी पढ़ा है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, इसके रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है. और जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है वो नॉर्मली रिएक्शन नहीं करती. अगर रिएक्शन करवाया जाता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, जैसा कि अल्केन्स में होता है. लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मेरे वर्ड सुनते जाएं जो मैंने बोले भी हैं और आप नेक्स्ट देखें भी. आप देखें, benzene is highly unsaturated but stable due to the resonance structures. अभी बोला. Very strong electrophile is required to disturb the benzene ring to react with the benzene ring. Why? Because benzene ring is extra stable. It needs a very strong partner to react with that. Okay? Otherwise ये reaction नहीं करता. Strong electrophile generate करते हैं और हमारे पास electrophilic substitution reactions होते हैं. तमाम electrophilic substitution reaction benzene के आपके सिलेबस में है. अभी मैं उनका जनरल मैकेनिज्म बोलने लगा, मेरे वर्ड सुनकर फिर बाद में आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा तमाम डाटा किस तरह एमडीकेट में आपके सामने प्रेजेंट किया गया है. माय डियर स्टूडेंट्स, ये बेंजीन रिंग है. अच्छा, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन. ये एमडीकेट का क्वेश्चन है. अभी आपने 2 के क्यूल स्ट्रक्चर पढ़े, अभी आपने 3 डिवार्ट स्ट्रक्चर्स देखे. इन 5 स्ट्रक्चर्स में से कोई भी ऐसा तो नहीं है, अभी मैंने बोला था ना, इन 5 स्ट्रक्चर्स में से कोई भी एक स्ट्रक्चर बेंजीन को रिप्रेजेंट नहीं करता. तो ये तमाम डिस्पर्स्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन की फॉर्म में शो किया जाता है, जो कि ये है. क्लियर है? So it's a resonance hybrid structure of the benzene. इस पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. A strong electrophile replaces the weak electrophile. आपके पास कंडीशन कुछ भी हो सकती है, अभी आपको दिखाता हूँ. जनरल मैकेनिज्म बता रहा हूँ, इसमें भी एमडीकेट के क्वेश्चंस है, मेरे वर्ड सुने. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं, हमारे पास ये फॉर्मेशन आ जाती है. लेट्स सपोज इसको मैं हाफ करके भी रिप्रेजेंट कर सकता था. व्हाट इफ अगर मैंने तो 2 बॉन्ड शो किए होते, आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए अगर मैंने यहाँ पे ये 2 बॉन्ड शो किए होते, लेट्स सपोज इफ आई एम गोना रिमूव दैट, तो फिर मेरे पास जो फॉर्मेशन आती है दैट इज लाइक दिस, आपके सामने आ जाती है. अच्छा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे अटैक किया, स्नैच किया. वो कार्बन, यू नो, द कार्बन विच इज अंडर अटैक, जिस पर अटैक हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का, अब उसका वो जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ने स्नैच कर लिया, उसके साथ उसने बॉन्ड बना दिया.
इलेक्ट्रोफाइल ने जो बॉन्ड बनाया वो सिग्मा बॉन्ड है। अब ये जो अंडर अटैक कार्बन आप देख रहे हैं, इसमें ये कार्बन सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। मैं इस कार्बन की बात करूं जो अंडर अटैक है, ठीक है। और ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इसकी वजह से इस इंटरमीडिएट फॉर्मेशन को सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब एक और बात, एमडीकैट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो हमारे पास पैटर्न किस तरह चेंज होता है, ज्योमेट्री का। वॉच दिस, ये सारे sp2 हिब्रिडाइज्ड जी, मतलब ये यहाँ पे ये स्ट्रक्चर था ना, मैंने रिंग बनाया, ये सारे sp2 हिब्रिडाइज्ड हैं जी, प्लेनर स्ट्रक्चर है जी। अब यहाँ पे अटैक होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, ये एक कार्बन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है, नॉन प्लेनर हो जाता है क्योंकि सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। और फिर दोबारा जब ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है दोबारा प्लेनर बन जाता है। ये वर्ड्स एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं जो मैंने लिखे आप लोगों के लिए। ये जनरल मैकेनिज्म है। फौरी तौर पर रिंग अपने आप को स्टेबल करता है। आमतौर पे जो कॉम्प्लेक्सेस इंटरमीडिएट होते हैं दे आर अनस्टेबल। सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी अनस्टेबल है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिव टू अदर इंटरमीडिएट से ज्यादा होती है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें ये पॉजिटिव चार्ज भी रेजोनेट करता है, और जहां पे भी रेजोनेंस आती है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो बेंजीन के साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट की केमिस्ट्री भी उससे मैच करेगी। बहरहाल फाइनली हमारे पास रिंग अपने आप को रिकवर करता है, प्रोडक्ट बनती है और स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल वीकर को रिप्लेस कर देता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल का जो मैंने सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म बताया ये सब में सेम है, फर्क सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल का आएगा। नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रोनियम आएगा, NO2 प्लस आयन नाइट्रोनियम आयन आएगा। सल्फोनेशन करेंगे तो न्यूट्रल SO3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, वो आएगा। इस तरह फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस पढ़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एल्लिविस एसिड, एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप एक्सट्रीमली पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अल्काइलेशन में एक अल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, बट मैकेनिज्म सेम होगा। सो इसको ध्यान में रखिए, नो नीड टू गेट कंफ्यूज, सी अ स्लाइड फॉर योर मोर इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स आपके सामने एक स्लाइड है जो कि रिएक्शंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज एमडीकैट द समरी ऑफ द होल केमिस्ट्री। आपके सामने स्लाइड में आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उसने रिएक्शंस दे दी हैं टाइप ऑफ। सबसे पहले नाइट्रेशन की बात कर रहा है, नाइट्रोनियम आयन यानी नाइट्रो ग्रुप की वो सब्स्टिट्यूशन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, इंट्रोडक्शन टू द ऑफ द नाइट्रो ग्रुप आता है। हमारे पास नाइट्रोनियम आयन किस तरह बनता है आपको याद होना चाहिए, एमडीकैट में पूछ सकता है कि 55 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में NO3 जो है वो नाइट्रोनियम आयन जनरेट करता है, रिएक्शन मैकेनिज्म सेम फॉलो होता है। उसके बाद दोबारा सल्फोनेशन की बात है, सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर याद रखना है, SO3 ट्राइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड न्यूट्रल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, वो जनरेट होता है, मैकेनिज्म यही फॉलो होता है, आपके पास प्रोडक्ट बनती है। आप देख रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, अल्काइलेशन, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल क्लोराइड का AlCl3 के साथ। AlCl3 लिविस एसिड है, अल्मोनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, वो लॉन पेयर स्नैच करके AlCl4 नेगेटिव बनता है और R पॉजिटिव बन जाता है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। सेम रिएक्शन मैकेनिज्म, बाद में प्रोडक्ट की रिकवरी हो जाती है। इसी तरह फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आप लोगों के सामने डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शन होते हैं। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आपके एमडीकैट के सिलेबस में आपने स्लाइड को देखा, उसमें जो मैंने डिस्क्रिप्शन दी है, जो जनरल मैकेनिज्म बताया, जो बातें की हैं, वो इस स्लाइड में कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रही हैं। एमडीकैट में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यू विल प्ले वेल इंशाल्लाह। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट बोर्ड और देखते हैं वहां पे क्या है। Well, dear students, there are many reactions of the benzene, but हम अपने MDCAT के जो हाइड्रोकार्बन का सिलेबस है उसके मुताबिक चल रहे हैं। मैंने उसमें पढ़ाया, आपको बताया, स्टार्ट में इंट्रो दिया था कि हाइड्रोजनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन। अच्छा, बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड है जी, और इस वजह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, बट अगर ड्रास्टिक कंडीशन दे दी जाए, टफ कंडीशंस दे दी जाए, बहरहाल अनसैचुरेटेड है, ये एडिशन रिएक्शंस भी करता है। तो बेंजीन सिर्फ दो रिएक्शन जो है ना वो कैटेगरी की नहीं, पॉलीमराइजेशन नहीं करता और एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करता। बेंजीन एडिशन रिएक्शन करता है, बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, बेंजीन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है, बेंजीन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नहीं करता, बेंजीन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, अब हाइड्रोजनेशन एक एडिशन रिएक्शन है, ये वो रिएक्शन है जिसमें बेंजीन का रिंग इन्वॉल्व हो जाता है। आप जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े हैं ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में फाइनल प्रोडक्ट में रिंग को तो कुछ नहीं होता जी, तो रिंग इन्वॉल्व नहीं कहता मैं, कहता रिंग इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन यहाँ पे रिंग डिस्ट्रॉय हो रहा है। आप देखें रिएक्शन आपके सामने है, हमारे पास बेंजीन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है,
अच्छा कैटालिस्ट याद रखिएगा, एक सिंपल इंट्रो दिया उसने आपको, इनके कैटालिस्ट याद होने चाहिए। हाइड्रोजनेशन ऑफ द बेंजीन हमारे पास साइक्लोहेक्सेन को जनरेट करती है, सैचुरेट हो जाता है ना, कौन से कैटालिस्ट की प्रेजेंस में? निकल कैटालिस्ट है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप प्लाटिनियम मेटल को एसिडिक मीडिया में रिएक्ट करवाएंगे तो एडिशन हो जाती है, बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन को ऐड किया जा सकता है। चूंकि बेंजीन में तीन पाई बॉन्ड्स की अनसैचुरेशन है, 3 पाई बॉन्ड्स नहीं है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अनसैचुरेशन तो 3 पाई बॉन्ड्स की है ना। हाँ पाई बॉन्ड मौजूद नहीं है, लोकलाइज नहीं है, बट उसकी अनसैचुरेशन तो है, इसलिए ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के ऐड करेगा। There is no pi bond, I'm telling you again and again, in the benzene, but 6 pi electron, and the unsaturation of the 3 pi bonds is available because there are 6 pi electrons which are resonating on the ring. Got it? Well, तो ये आपके सामने सिंपल रिएक्शन है साइक्लोहेक्सेन का। नेक्स्ट बात करते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन की। मैंने एक सिंपल रिएक्शन लिखा, आपके एमडी कैट के सिलेबस में उसने बोला है टोलुइन, यहाँ पे मिथाइल लगा दो, और फिर बोलता है इथाइल बेंजीन, तुम इथाइल लगा दो। मैं आपको कहता हूं मेरे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे जो मर्जी अल्काइल चेन लगा दें, आप प्रोपाइल लगा दें, आप पेंटाइल लगा दें, आप डीकाइल लगा दें, एक अल्काइल चेन, चाहे वो मीथाइल है, चाहे वो इथाइल है, चाहे जो भी है, जब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 प्लस H2SO4, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोला, व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, ये जब रिएक्शन करते हैं तो नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट होती है, और नेसेंट ऑक्सीजन, अब खूबसूरत केमिस्ट्री, बेंजीन रिंग का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बेंजीन रिंग इज एक्स्ट्रा स्टेबल, इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि आपकी बुक में है वनेडियम पेंटाऑक्साइड एट 500 डिग्री सेल्सियस। वो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो बेंजीन रिंग को डिस्ट्रॉय करता है, स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता। क्लियर है? हाँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर कोई अल्काइल चेन अटैच है जिसको साइड चेन कहते हैं, तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। बिल्कुल उसी तरह पहले हमारे पास अल्कोहल बनेगी, बेंजाइल अल्कोहल, लेट्स सपोज टोलुइन होती, तो फिर इस तरह हमारे पास एसिड बनेगा, रिलेटिव एल्डिहाइड बनेगा, और फिर फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। वॉच दिस, मेरे पास एक अल्काइल चेन एक COOH में कन्वर्ट होती है। अच्छा, अगर यहाँ पे सिर्फ मीथाइल होता ना, खाली CH3, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड ना बनती, सिर्फ वाटर बनता, आपकी बुक में लिखा गया, और 3 ऑक्सीजन के एटम यूज होते, 3। अब मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाता जाता हूं, सुनो, मेरे पास इथाइल ग्रुप आ गया, 2 कार्बन आ गए, अब यहाँ पे 6 ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व होंगे, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जितने एक्स्ट्रा कार्बन होंगे दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर तो बन ही रहा है। बहरहाल एक अल्काइल चेन एक COOH ग्रुप में कन्वर्ट होती है, जो कि आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। These were few reactions. Now the very interesting and the very important chemistry regarding the MDCAT topic, orientation of the second electrophilic group, बेंजीन रिंग है, उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। पहला तो जो लग गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग में, वो नंबर 1 कार्बन पे है। अब वो जिधर मर्जी लग सकता था पहला, क्योंकि वहां पे कोई दूसरा ग्रुप मौजूद नहीं था, लेकिन अब जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आएगा, वो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग में किस पोजीशन पे जाएगा, इसका फैसला पहले से मौजूद ग्रुप करेगा। वो कैसे डिसीजन करेगा? हमारे पास आप जानते हैं बेंजीन रिंग में हमने 3 लोकेशंस जो डाई सब्स्टिट्यूटेंट में डिफाइन की हुई हैं। 1-2 पोजीशन जैसे हम ऑर्थो कहते हैं, 1-3 पोजीशन जैसे हम मेटा कहते हैं, 1-4 पोजीशन, 3 ही तो डाई सब्स्टिट्यूटेड पोजीशंस है, जैसे हम पैरा कहते हैं। सो मेरे पास कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स हैं, जिनको हम 2-4 डायरेक्टर्स कहते हैं, और कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो कि मेटा डायरेक्टर है, जिनको हम 3-5 डायरेक्टर्स कहते हैं। आप इससे रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट समझिएगा इंतहाई सिंपलेस्ट वे में, परफेक्ट मोस्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने। बात करते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स की, मीन टू से 2-4 डायरेक्टर्स की। आप जानते हैं हमारे, अब ये पॉइंट्स नोट कर लें, MDCAT के MCQs हैं ये सारे पॉइंट्स। हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स ग्रुप जो होते हैं वो रिंग एक्टिवेटर्स होते हैं। रिंग एक्टिवेट नॉर्मली रिंग एक्टिवेट करते हैं, बल्कि एक एक्सेप्शन को मैंने डिस्कस कर दिया है, आप यही कहेंगे दे आर रिंग एक्टिवेटर्स। एक्सेप्शन का केस बाद में भी पढ़ते हैं ना। दे आर रिंग एक्टिवेटर्स। कैसे रिंग एक्टिवेट होता है? बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए वो रिंग एक्टिवेटर है, और वो आने वाले सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को ऑर्थो और पैरा पे इसलिए डायरेक्ट करता है कि वहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। गॉट इट?
इस वजह से कि वहां पे करीब तरीन में सप्लाई होती है। फिर सिमेट्री को बैलेंस करने के लिए नंबर 4 पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो जो रिंग एक्टिवेटर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस वॉच मैंने लिखा है, हैलोजेंस। ये बाय नेचर इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने की है। ये रिंग के साथ अटैच होते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है वो डीएक्टिवेटर होता है। जी, halogens are deactivators, they are electron withdrawing but they are ortho para directors. Why? क्वेश्चन आता है why। इसके डिस्क्रिप्शन ए लेवल्स में मौजूद है, मैंने वो वर्ड बोल दिया है फॉर माय ऑल एफएससी स्टूडेंट्स आल्सो। they are the deactivators, halogens are the deactivators but ortho para director, you know why? Because of inductive effect. It's a phenomenon that a huge electron density on a single halogen atom which is going to be induced into the ring, they are going to transfer back one side, it is going to withdraw the electron from the benzene ring, and ultimately that huge electronic cloud is not being controlled by the halogen atom and it's going to supply again to the ring. Ultimately they're going to activate the position. They are deactivators, but due to the inductive effect they are going to generate the high electron density at ortho and para position, so that's why they are ortho and para director. पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट बोर्ड पे फर्दर डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं और एग्जांपल्स को भी पढ़ लेते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर में सिंपल ये पहला सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 मैंने पोजीशंस एलोकेट कर दी हैं। अब 1 2 पोजीशन और 1 4 पोजीशन ये ऑर्थो है, ये पैरा पोजीशन है। तो मेरे पास अगर रिंग एक्टिवेटर लगा है, जो मैंने अभी सारी बात की, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में डायरेक्ट करता है। कौन कौन से ग्रुप्स याद करें, क्रैम करें। वेल तो ट्रिक भी तो होगा, है वो मैं बता रहा हूँ। वैसे तो मैंने लिख दी है, आपके सामने है। हैलोजेंस है, अल्काइल चेन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये सारे आपके सामने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं भूल जाता हूं तो मैं क्या करूंगा, एक ट्रिक, मेरी सिर्फ एक लाइन सुन ले फॉर यू पीपल एमडीकेट स्टूडेंट्स। अगर एक स्ट्रॉन्ग एटम बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, अच्छा स्ट्रॉन्ग एटम अटैच है और उसके साथ कोई वीक पार्टनर है, जैसे नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग है, कार्बन वीक है, जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है। पॉइंट समझ आया? तो वो क्या करेगा, वो अपने करीब वाले से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से करेगा, ये अपनी अल्काइल चेन से करेगा, और ये स्ट्रॉन्ग एटम अपने पार्टनर से इलेक्ट्रॉन स्नैच करके रिंग को दे देगा। वेरी सिंपल, NH2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन स्नैच करके रिंग को दे रहा है, तो एक्टिवेट कर रहा है, रिंग एक्टिवेटर है। कॉट इट? तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो गया। इसके रिवर्स में अगर एक एटम जो कि बेंजीन रिंग से अटैच है और उसके साथ एक पावरफुल एटम मौजूद है जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो वो उस एटम से इलेक्ट्रॉन छीनेगा और वो एटम अपनी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन छीनेगा और वो मेटा डायरेक्टर हो जाएगा, वो डीएक्टिवेटर हो जाएगा। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, आपके ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है, अल्काइल चेन, लेट्स सपोज मीथाइल। सर मिथाइल में जो कार्बन और हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस भी इतना नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं है। सर कार्बन के पास कोई लोन पेयर भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अच्छा तो सर ये कैसे रिंग एक्टिवेटर है, ये कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, ये कहां से इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट करता है? इसका आंसर है सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, या जिसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। कार्बन अपने हाइड्रोजन से जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनकी शेयरिंग बेंजीन रिंग में करता है, और अल्काइल चेन रिंग एक्टिवेटर है, इस वजह से वो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ये भी अहम पॉइंट था, अपने ज़हन में रखिएगा। अब मेटा डायरेक्टर की बात कर लेते हैं, जो कि इसके रिवर्स में एंटागोनिस्टिक अप्रोच है। रिंग डीएक्टिवेटर्स जो इलेक्ट्रॉन स्नैच करते हैं, डेंसिटी कम करते हैं, वहां पे ऑप्शन ही ये बचती है कि हमारे पास मेटा पोजीशन जो कि 3 और 5 होती है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जहां पे अगर कोई सेकंड इलेक्ट्रोफाइल आना चाहिए तो आ सकता है। क्लियर है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 और 5 पोजीशन पे ज्यादा होती है, जहां पे अटैक होता है। एग्जांपल्स मैंने दे दी। Once again the same concept I'm repeating for you my dear students। ये देखो कार्बन अटैच है ना रिंग के साथ, यहाँ पे रिंग की अटैचमेंट है। कार्बन वीक है, नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग है। हाँ, वीक से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगा और ये रिंग से स्नैच करेगा और रिंग पे डीएक्टिवेशन हो जाएगी, मेटा डायरेक्टर हो जाएगा। स्पीकिंग इस तरह, कार्बन अटैच है रिंग के साथ और स्ट्रॉन्ग 2 ऑक्सीजन एटम उससे इलेक्ट्रॉन छीन रहे हैं, ये रिंग से छीनेगा, डीएक्टिवेशन करेगा। गॉट इट? और एक और इंटरेस्टिंग बात, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन अल्काइल चेन्स लगी हुई हैं। सर यहाँ पे भी नाइट्रोजन के साथ अल्काइल चेन्स थी, ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर था। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 3 अल्काइल चेन्स हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर चुका है। यहाँ पे नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया अपने लोन पेयर का, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगा।
जैसे इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगा, विदड्रॉ करेगा तो डीएक्टिवेटर हो जाएगा और ये आप लोगों के पास मेटा डायरेक्टर हो जाएगा। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मैं कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप लोगों के लिए आपके सामने करता हूं, उसके बाद हम अपने लेक्चर को एंड करेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है आपके सामने, अल्काइल बेंजीन आर रेडिली ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। सही कह रहा है। अल्काइल ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइज्ड कीपिंग द बेंजीन रिंग इंटैक्ट। मैंने बताया था बेंजीन रिंग को कुछ नहीं होता क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेंजीन रिंग वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से डिस्ट्रॉय होता है। ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ द इथाइल बेंजीन क्या बनेगा जी, बताओ मुझे। वेरी सिंपल, अभी पढ़ के आए हैं, बेंजोइक एसिड। प्रोपाइल बेंजीन या मिथाइल बेंजीन, सबसे बेंजोइक एसिड बनेगा। एक अल्काइल चेन एक COOH में कन्वर्ट होगी। एमसीक्यू की प्रैक्टिस आ गई। वेल डियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आपके सामने है और ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, टेबल बना हुआ है। कहता है ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन अ नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, सब्स्टिट्यूट एट अ कार्बन एटम, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड्स एट दिस कार्बन एटम, जो कि अंडर अटैक है। खूबसूरत सवाल। और यहां पे वो जो मैंने आपको सिग्मा कॉम्प्लेक्स में हिब्रिडाइजेशन का चेंज होना और ज्योमेट्री का टेट्राहेड्रल होना डिस्कस किया था, वो काम आएगा। ये एमडी कैट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो टेबल बना है उसने मुझे कहा कि मुझे बताएं कि कौन डिस्क्रिप्शन कर रहा है। वेल माय आंसर इज द बीटा ऑप्शन। और जस्टिफिकेशन आप समझते हैं कि प्लेनर बेंजीन से सिग्मा कॉम्प्लेक्स नॉन प्लेनर टेट्राहेड्रल अंडर अटैक कार्बन बनता है, sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है और दोबारा प्रोडक्ट प्लेनर हो जाती है। सो बेस्ट एग्जांपल इज द डिस्क्रिप्शन इज द बीटा ऑप्शन। ये एमसीक्यू आपके सामने रखा गया है। वेल इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रीडल क्राफ्ट एसलेशन अल्काइलेशन के हवाले से है। AlCl3 कैटालाइज सर्टेन रिएक्शंस बाय फॉर्मिंग द कार्बोकेटाइन। एग्जैक्टली वो जो अल्काइलेशन की बात कर रहे हैं ना, और इसाइल ग्रुप में कार्बन पॉजिटिव की with the chloroalkane as shown in the ठीक है following equation. This can occur because रीजन पूछ रहा है। मैंने बोला था ना एल्यूमिनियम का ऑक्टेट नहीं पूरा होता, एज अ लेविस एसिड काम करता है। सो आंसर कर देते हैं। इसमें मैं तमाम अगर ऑप्शंस को देखता हूं तो चार्ली ऑप्शन इज द सूटेबल मोस्ट आंसर। कहता है कि AlCl3 में एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन स्नैच अप करता है और आपके सामने इसकी डिस्क्रिप्शन करता है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। In this lecture, in the very limited time, I tried that all chemistry regarding the hydrocarbons does not matter they're aliphatic or aromatic. All the data is going to be delivered for you people. और इसमें मैंने MCQs की प्रैक्टिस भी करवाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी और आप इस लेक्चर की रोशनी में अच्छी तैयारी करेंगे और आपका टेस्ट बेहतरीन होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।